दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार सैनी प्रिंस मैथ क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एसएस की जो किताब बुक है उनमें से आने वाले जो टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उनके बारे में आपको आज बता रहा हूं। देखो कि एक आपका टॉपिक आता है मुगलकालीन भारत। ये 1526 से लेकर के 1858 तक का समय रहता है। मुगलकालीन भारत की अगर बात करें तो 1526 ईस्वी में युद्ध होता है। वो होता है दोस्तों पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है, वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। दोस्तों मैं आपको बताया कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है। आगे हम बात करें, बाबर की बात करते हैं दोस्तों हम। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके और मुगल वंश की नींव डाल दी। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुगल वंश की नींव डालने वाला प्रथम शासक कौन होगा? तो होगा दोस्तों बाबर। इसने किस युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव डाली थी? वो डाली थी दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि किस शासक को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, तो वो बताना है आपको। इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने और मुगल वंश की नींव डाली थी। यहाँ तक आपको याद रखना है दोस्तों। हमें पढ़ना है बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर मुगल काल का पहला शासक हुआ, इसलिए हम पहले जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबर के बारे में। दोस्तों बाबर के बारे में अगर पहले पढ़ने से पहले ये बात रखना है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके और किस वंश की नींव डाली हुई दोस्तों? वो डाली थी मुगल वंश की नींव। अब ये कह सकते हो कि बाबर मुगल वंश की नींव डालने वाला के पहला शासक हो गया। दोस्तों आगे देखो, बाबर पहला शासक हो जाता है मुगल काल का। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम अगर पूछे कुतुलगनगार। आई बात समझ दोस्तों कि अगर माँ का नाम पूछे तो माँ का नाम पूछे तो कुतुलगनगार, और पिता का नाम पूछे दोस्तों तो क्या हो जाता है? उमर शेख मिर्जा। जो बाबर था दोस्तों ये तुर्की मुसलमान था। बाबर कैसा था बेटा? तुर्की मुसलमान था। और ये इसकी जो माँ थी बेटा वो चंगेज खां थी, चंगेज वंश की। ठीक है दोस्तों। पिता का नाम पूछे तो उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम पूछे कुतुलगनगार, ये तुर्की मुसलमान थे दोस्तों। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद
बाबर के पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बाबर है वो फरगना की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बाबर पहली बार कहाँ की गद्दी पर बैठा, तो बताना है आपको दोस्तों फरगना की गद्दी पर। ठीक है दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की नींव कब डाली थी, वो डाली थी दोस्तों 1526 ईस्वी में। आइए बात सुनो दोस्तों, बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिनमें दोस्तों पहला युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों यह हुआ था 1526 ईस्वी में, जो लड़ा गया था दोस्तों बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद दोस्तों अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खाना पड़ता है दोस्तों रूपबास में। दोस्तों ये हुआ था 1527 में। आइए दोस्तों समझे, तीसरा जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। दोस्तों ये हुआ था 1528 में। दोस्तों चौथा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था घाघरा का युद्ध। ये हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 4 युद्ध लड़े थे। महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं वो थे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ, इब्राहिम लोदी दोस्तों ये परास्त हुआ था। अगला जो युद्ध होता है वो हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा पड़ता है रूपबास में, जो भरतपुर जिले के अंतर्गत है। ये हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि किस किस के मध्य में हुआ था, तो दोस्तों वो होता बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में। आई बात समझो दोस्तों, खानवा के अगर युद्ध की बात करें तो दोस्तों वो होता है 1527 ईस्वी में। पूछा जाए किस किस के मध्य में होता है, तो दोस्तों ये हुआ था बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में। अगला जो दोस्तों युद्ध होता है वो है चंदेरी का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। अगर इस युद्ध की बात करें तो ये किस किस के मध्य में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था मेदिन राय वर्सेज बाबर के बीच में। दोस्तों चंदेरी के युद्ध की अगर बात करें तो ये हुआ था 1528 ईस्वी में, मेदिन राय वर्सेज बाबर के बीच में। अगला जो युद्ध होता है वो होता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ तो दोस्तों 1529 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि किस किस के मध्य में हुआ, तो ये बताना है आपको अफगान शासकों वर्सेज बाबर के मध्य में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों युद्ध समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः हमको इसको देख लेते हैं कि बाबर के पिता की जब मृत्यु होती है तो बाबर पहली बार फरगना की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त करके और मुगल वंश की नींव डाली या स्थापना की। बाबर ने अपने जीवन में कुल 4 युद्ध लड़े थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला युद्ध होता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था।
इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी परास्त होता है। अगला जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ खानवा का युद्ध, जो रूपबास में पड़ता है। दोस्तों ये हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में राणा सांगा परास्त हो जाता है, घायल हो जाता है और बाबर विजयी हो जाता है। अगला जो युद्ध संधिरी का युद्ध, ये 1528 ईस्वी में हुआ था मेदिन राय वर्सेस बाबर के बीच में। अगला जो युद्ध है दोस्तों, ये घाघरा का युद्ध, जो 1529 में होता है अफगान शासकों और बाबर के बीच में। हम अपने जो एग्जाम की दृष्टि से जो युद्ध पूछा जाता है, विस्तार से बताया जाता है, वो है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध आपको बता दिया है कब हुआ था दोस्तों, 1527 में। किस किस के मध्य में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य में। दोस्तों यह युद्ध आगरे से 40 किलोमीटर दूर रूपबास के खानवा नाम के स्थान पर होता है। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित होता है और जब राणा सांगा बाबर से परास्त हो जाता है और घायल अवस्था में हो जाता है, तो घायल अवस्था में राणा सांगा के सिर का जो मुकुट है वो झाला बेदा धारण करता है। दोस्तों बाबर ने जो ये युद्ध लड़ा था दोस्तों, ये लड़ा था तुगलमा पद्धति से। कौन सी पद्धति से लड़ा दोस्तों? तुगलमा पद्धति से। बाबर के द्वारा जो खानवा की जो युद्ध लड़ा गया था वो तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था। इसने एक जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। इसने एक गाजी की उपाधि क्या की थी? धारण की। पुनः देखो एक बार दोस्तों, आगरे से 40 किलोमीटर दूर खानवा नाम के स्थान पर युद्ध होता है 1527 में। खानवा का युद्ध वो दोस्तों हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य में। जब राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में जब झाला बेदा ने इनको देखा तो राणा सांगा का मुकुट झाला बेदा ने इनको धारण कर लिया। झाला बेदा राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों बाबर की बात करें तो बाबर ने खानवा का युद्ध तुगलमा पद्धति से किया और जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने बाबर की बात करें दोस्तों कि बाबर ने गाजी की उपाधि क्या की थी? धारण की, गाजी की उपाधि। आए वो समझ दोस्तों कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी तो वो कब हुई थी दोस्तों? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर को पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया दोस्तों? आगरा के आराम बाग में। और इसके मरने से पहले बाबर की इच्छा थी कि मुझे, क्योंकि जो बाबर था वो अफगान की जो जनता थी उस जनता से बहुत प्रेम करता था बाबर। तो बाबर की इच्छा थी कि मुझे कहाँ दफना जाए? अफगान दफना जाए। अफगान दोस्त काबुल कर दो उसको। कहाँ दफनाया गया दोस्तों? काबुल में। देखो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब बाबर की मृत्यु होती है
तो उसको पहली बार कहाँ दफनाया जाता है दोस्तों? आगरा के किले में एक आराम बाग है, आगरा के किले आराम बाग में इसको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है पहली बार। लेकिन बाबर की जो इच्छा थी कि मुझे अपनी मृत्यु के बाद कहाँ पर दफनाया जाए दोस्तों? काबुल में। तो उसको पुनः वहाँ से निकाल करके और कहाँ पर दफनाया था? काबुल दफनाया था। किसको? बाबर को। देखो दोस्तों, बाबर की जो जीवन से संबंधित जो भी बातें थी वो दोस्तों एक पुस्तक है बाबर की, दोस्तों बाबर की जीवन शैली की अगर बात करें तो वो दोस्तों लिखी हुई है बाबरनामा में। बाबरनामा या तुझ के बाबरी में। दोस्तों पुनः देखो कि बाबर की जो जीवन शैली है वो बाबरनामा या तुझ के बाबरी में लिखी हुई है। दोस्तों ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। आई बात समझ दोस्तों? देखो बाबर की जो जीवन शैली है वो कौन सी पुस्तक में लिखी हुई है? बाबरनामा या तुझ के बाबरी में, और वो लिखी गई है दोस्तों तुर्की भाषा में। इसी बाबरनामा या तुझ के बाबरी का जो उर्दू में अनुवाद किया है, किसमें दोस्तों? उर्दू में। उर्दू में जो अनुवाद किया है वो किया है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने। आई बात दोस्तों समझ में? बाबर की जीवन शैली किस पुस्तक में लिखी गई है दोस्तों? बाबरनामा या तुझ के बाबरी में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? तुर्की भाषा में। अगर आपसे ये पूछे कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा या तुझ के बाबरी का उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो क्या बता रहे दोस्तों आपको? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने बताया दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों। और बाबर है, इस बाबर की जो छतरी है, स्मारक है, वो कहाँ बनी हुई दोस्तों? काबुल में। दोस्तों ही आपकी 10वीं की जो एग्ज़ाम है उसमें हर बार बाबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इतना मैटर बाबर में लिखने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपको अपने विचारों से संबंधित जो भी बातें हैं बाबर से वो आपको लिखनी है। इतना कोई कठिन बाबर के बारे में कोई इतना है नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है दोस्तों हमें अकबर के बारे में पढ़ना है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान पड़ता है। दोस्तों अकबर के बारे में हमें पढ़ना है, और अकबर के बारे में पहले हम जन्म के बारे में देखते हैं कि अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1542 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमरकोट को कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। दोस्तों अकबर ने 13 वर्ष की आयु में, कब दोस्तों? 13 वर्ष की आयु में अकबर ने 13 वर्ष की आयु में, कब दोस्तों? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों? कलानौर नामक स्थान पर अकबर क्या हुआ दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों दोबारा देखो कि अकबर के बारे में हमें पढ़ना है। अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में
14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलारनौर नामक स्थान पर अकबर का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों अकबर ने क्या हुआ, 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलारनौर नामक स्थान पर इसका क्या हो जाता है दोस्तों, राज्याभिषेक होता है। देखो 13 वर्ष की आयु, छोटा होता है बच्चा, तो इस अकबर का जो संरक्षक बनाया था दोस्तों, संरक्षक का मतलब होता है लालन पालन करने वाला, देख रेख करने वाला। तो दोस्तों अकबर का जो संरक्षक होता है वो होता है दोस्तों बैराम खां। किसको बनाते हैं दोस्तों, बैराम खां को। बैराम खां को क्या बनाते दोस्तों, उसका संरक्षक। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, कब दोस्तों, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, सेकंड युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों संरक्षक बैराम खां बन गया। उसके बाद 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, और दोस्तों ये होता है बैराम खां वर्सेस हेमू के बीच में। किस किस के मध्य में होता है दोस्तों, बैराम खां वर्सेस हेमू के मध्य में होता है, जो कब होता है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। मैंने आपको जो बाबर बताया था, मैंने आपको, तो बाबर ने आपको बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। और किस वंश की नींव डाली थी दोस्तों, मुगल वंश की नींव डाली थी। अब यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। जो किस किस के मध्य में हो रहा है, वो हो रहा है दोस्तों बैराम खां वर्सेस हेमू के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो आगे बात करें तो 1562 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा चुनारगढ़ किला, चुनारगढ़ किला, और अगला है दोस्तों गोंडवाना का किला। देखो दोस्तों 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया दोस्तों, चुनारगढ़ का जो किला है, चुनारगढ़ के किले और गोंडवाना का जो किला है, इनको क्या कर लिया बेटा, इन पर अपना अधिकार कर लिया, या इन पर दोस्तों अपने विजय प्राप्त कर ली थी। किसने दोस्तों, अकबर ने। कब की थी वो, 1562 ईस्वी में। कहाँ पर दोस्तों, वो चुनारगढ़ का किला, और कौन सा किला है दोस्तों, गोंडवाना का किला। दोस्तों आगे हम बात करें, देखो हम जो हल्दी घाटी का जो युद्ध उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और अकबर वहाँ पर भी आएगा। और इसमें अकबर की जो बातें हैं वो दोस्तों ये हैं कि अकबर के द्वारा 1570 में एक दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो है नागौर दरबार। कौन सा दरबार दोस्तों, वो नागौर दरबार। देखो 1562 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, उसने चुनारगढ़ के किले और गोंडवाना किले को क्या कर लिया बेटा, अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा दोस्तों एक दरबार लगाया जाता है, और वो दरबार है नागौर दरबार। नागौर दरबार का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था, नागौर में हुआ था। आपको ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन लगवाया किसने दोस्तों, अकबर ने। जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है नागौर दरबार, नागौर में पड़ता है। माना यह जाता है कि अकबर के द्वारा नागौर दरबार का लगाने का जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नागौर दरबार लगाया जाता है। और नागौर दरबार लगाने का जो अकबर का जो मेन उद्देश्य था दोस्तों, वो था कि राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं उनको अपना गुलाम बनाना या अपनी अधीनता स्वीकार करवाना अकबर का क्या था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था। किसको क्या उद्देश्य था, नागौर दरबार के लगाने का। देखो दोस्तों पुनः कि 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। और नागौर दरबार लगाने का
जो अकबर का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। दोस्तों, नागौर दरबार में राजस्थान के जो शासक थे वो गए थे बेटा उदय सिंह। कौन कौन भाग लेने के लिए गए थे दोस्तों? उदय सिंह गया था और रावचंद्र सिंह गया था दोस्तों, रावचंद्र सिंह भी गया था। उसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप भी गए थे। ये सभी कहाँ पर जाते दोस्तों? नागौर दरबार में प्रस्तुत होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अकबर के द्वारा जब इनको अधीनता स्वीकार करवाई जाती है तो महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन ये सभी भरे दरबार को छोड़ करके वापस कहाँ जाते हैं? अपने देश वापस आ जाते हैं। मतलब रावचंद्र सेन था, ये कहाँ का शासक था दोस्तों? ये था मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? मारवाड़ का शासक था। जो महाराणा प्रताप थे जो कहाँ के शासक थे बेटा? मेवाड़ के। कहाँ के शासक दोस्तों? मेवाड़ के शासक थे ये सभी। और अकबर की क्या स्वीकार नहीं करते दोस्तों? अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आई दोस्तों? दोबारा देखो, 1562 ईस्वी में क्या होता है? अकबर चुनारगढ़ का किला और गोंडवाना के किले को क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है या जीत लेता है। उसके बाद 1570 में क्या होता है? अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। और नागौर दरबार कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? नागौर में लगाया जाता है। अकबर का नागौर जो दरबार है उसको लगाने का उद्देश्य क्या माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है कि राजस्थान के राजपूत जो शासक हैं उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना नागौर दरबार का उद्देश्य माना जाता है। इससे नागौर दरबार में जो उपस्थित होने वाले जो लोग थे वो थे बेटा मेवाड़ से थे उदय सिंह और महाराणा प्रताप, और मारवाड़ से जो थे ना वो थे रावचंद्र सेन। ये भरे दरबार से वापस कहाँ जाते हैं? अपने राज्य में लौट के वापस आ जाते हैं। जो मारवाड़ का था रावचंद्र सिंह वो मारवाड़ पहुंच जाता है। मेवाड़ के थे उदय सिंह और महाराणा प्रताप कहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों? मेवाड़ आ जाते हैं। दोस्तों बता देता आपको मैंने कि 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार हो जाता है। उसके बाद 1601 में ये कहाँ पर विजय प्राप्त करता है दोस्तों? असीरगढ़। दोस्तों 1570 में अकबर का नागौर दरबार हो गया। उसके बाद 1601 ईस्वी में कहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों? ये असीरगढ़ पर। कौन विजय प्राप्त करता है? अकबर। और असीरगढ़ पर जब ये विजय प्राप्त करता है तो ये दोस्तों अकबर का अंतिम अभियान भी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? अंतिम अभियान। दोस्तों 1601 ईस्वी में अकबर कहाँ पर विजय प्राप्त करता है दोस्तों? असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करता है। और ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकबर का अंतिम जो अभियान था वो कौन सा अभियान था दोस्तों? वो था असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करना अकबर का क्या था? अंतिम अभियान था। और 1608 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक बार पुनः देख लो, 1570 में और अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। नागौर दरबार का आयोजन का लगाने का जो मुख्य उद्देश्य था अकबर का वो क्या था कि राजस्थान के राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। और उसके बाद 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का जो किला है उस पर क्या कर लेता है अकबर? अपना अधिकार कर लेता है। और असीरगढ़ के किले पर अधिकार जो किया था वो अकबर का क्या था दोस्तों? अंतिम अभियान था। ये पूछा जा सकता है कि अकबर का अंतिम अभियान किसे माना जाता है? तो दोस्तों क्या बताओगे हम? असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करना अकबर का क्या था? अंतिम अभियान था। असीरगढ़ पर अकबर के द्वारा विजय का प्राप्त की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1601 ईस्वी में। जो आगे जो बात है दोस्तों वो है 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ये आपका क्या रहा? अकबर हो गया। आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं और एग्जाम के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है उन पर आपको ध्यान रखना है। एक बार दोस्तों हम पुनः अकबर को रिपीट कर लें।
दोस्तों जन्म कब हुआ था? 1542 में जन्म हो जाता है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में क्या हुआ? कलानौर नाम के स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों? कलानौर नामक स्थान पर अकबर का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। दोस्तों 13 वर्ष की आयु के बाद 1556 ईस्वी में कलानौर नाम के स्थान पर अकबर का क्या हुआ? राज्याभिषेक हो जाता है। दोस्तों 13 वर्ष की आयु में छोटा बच्चा होगा, इसलिए अकबर का जो संरक्षक था, संरक्षक का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करने वाला, तो इसका संरक्षक बनाया था दोस्तों, वो बनाया था बैराम खां को। किसको बनाया दोस्तों? बैराम खां को। आगे 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, कब दोस्तों? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का क्या होता है? दूसरा युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? पानीपत का सेकंड जो युद्ध होता है वो कब होता है दोस्तों? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है ये होता है दोस्तों बैराम खां वर्सेज हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध? बैराम खां वर्सेज हेमू के बीच में। आपको मैंने बताया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों? वो हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के बीच में हुआ था। और वो बताया था मैंने कब हुआ था? वो 1526 में हुआ था, ये बताया था दोस्तों मैंने आपको। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध कब बताया मैंने आपको? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कौन किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बैराम खां वर्सेज हेमू के बीच में। इसको पूरा बता दो और थोड़ा सा होगा, बस 2 मिनट में। दोस्तों इसके बाद अकबर के द्वारा एक दरबार लगाया जाता है, वो लगाया जाता है दोस्तों 1570 ईस्वी में। कौन सा दरबार लगाया गया? वो लगाया था दोस्तों नागौर दरबार। कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। देखो अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार लगा दिया, लेकिन इसके लगाने का जो मेन कारण क्या माना जाता है दोस्तों? वो मेन कारण, उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। आई बात समझ दोस्तों, क्या माना जाता है? अधीनता स्वीकार करवाना। और इसने चुनारगढ़ का किला, चुनारगढ़ का किला और गौड़वाना का किला क्या किया इसने दोस्तों? अधिकार किया था। दोस्तों चुनारगढ़ का किला और गौड़वाना किले को क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो अंतिम जो अभियान होता है दोस्तों वो होता है असीरगढ़ के किले पर आक्रमण करना या विजय प्राप्त करना। और 1608 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह दोस्तों आपका अकबर हुआ और 2 टॉपिक आपके पूरे हो चुके हैं और आपके एक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों नमस्कार।